नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, गुड इवनिंग। आज आपके मांग पर कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, यानी जिस तरह के न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए इन प्रश्नों को ज़रा देखें। ये न्यूमेरिकल्स क्या हैं, इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, इनको देखें। तो सबसे पहले मैं प्रश्न लेके आता हूँ, ये है, शायद इस प्रश्न को आप बना लेंगे। वो है 5 ग्राम NaOH विलयन में घोलने पर 450 ml विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जब भी किसी प्रश्न को पढ़ते हैं तो उस प्रश्न में ये देखा ज़रूर करिए कि उसमें क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है। ये दो बातों पे ध्यान दें। सॉल्व करते हैं, चलिए। क्या दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या ज्ञात करना है ये महत्वपूर्ण है। आपको दिया क्या ज्ञात दिखा है? 500 ग्राम NaOH विलयन है। 500 ग्राम NaOH विलयन में घुला है 450 ml विलयन में। तो विलयन का आयतन को V से दर्शाते हैं, 450 ml। विलेय है NaOH और विलेय का द्रव्यमान दिया है, विलेय है NaOH और विलेय का द्रव्यमान दिया है Wb। विलेय का द्रव्यमान होता है ये 5 ग्राम। बच्चों याद रखना, हम सीख नहीं रहे हैं अभी, याद रखना इस बात को। अभी एग्जाम में जाने से पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो जब भी हमारा सोच रहता है कि एग्जाम के पहले भी सीख रहे हैं, ये नहीं होता भाई। एग्जाम से पहले हम रिवीजन कर रहे होते हैं, उन प्रश्नों को हल कर रहे होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए। फिर बात आता है ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? विलयन की मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हो और ये क्वेश्चन मार्क। अब सवाल आता है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने है मोलरता का, तो मोलरता का सूत्र होना चाहिए हमारे पास। सूत्र क्या है मोलरता का? मोलरता का सूत्र है Wb × 1000 बाई Mb × V। हमें इसमें चेक करना होगा क्या दिया है। Wb दिया है, Mb नहीं दिया है, V दिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, Mb की। तो Mb को आपको कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि Mb इज इक्वल टू होता है NaOH का अणुभार। तो Na का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी सब मिलाकर हुआ 40। मान रखने पर मान रखो तो M इज इक्वल टू हो जाएगा 5 ग्राम। Wb का मान है 5 × 1000 बाई Mb है 40 × V 450। जो कट जाएगा उसे काट दीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? 0 0 2 0। फिर बात पता चलता है 5 एकम 5, 5 निया, ये लिख सकते हो। और क्या चल रहा है? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और क्या 5 बचा 18, 5/18, और 5/18 का क्या मतलब हुआ? ये हो जाएगा 2.27 मोल पर लीटर। ये हुआ आंसर। इस तरह से इस प्रश्न का जवाब हो गया इतना। तो मुझे लगता है कि ऐसा प्रश्न आप सबसे बन जाएगा। भाई कितने बच्चों से बन जाएगा मुझे एक बार ज़रूर बताएं। ओके, काफ़ी बच्चों ने आंसर भी लिख दिए हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको बनाने आ जाएगा। ऐसे ही मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, नॉर्मलता, इस तरह के प्रश्न जो आएंगे आपसे बन जानी चाहिए, ये ध्यान रखिए। यहाँ जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो ज़रूर याद रखना, इस जगह पर ये ज़रूर लिखना, बस V नहीं लिखना है, एग्ज़ाम के टाइम पे ज़रूर लिखना कि ये है विलयन का आयतन। जो होता है ना उसके सिर्फ संकेत नहीं लिखना है, का आयतन ऐसे, ये B है विलेय ऐसे,
और विलेय का द्रव्यमान मोलरता। इस तरह का जवाब ज़रूर देना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, मोल प्रभाज वाला दिख रहा है हमें। तो 12 ग्राम जल, 108 ग्राम एसिटिक अम्ल और 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल के एक मिश्रण में जल, एसिटिक अम्ल और इथाइल अल्कोहल के मोल अंशों की गणना कीजिए। यहाँ पर मोल अंश निकालना है, इन्हें मोल प्रभाज निकालना है। फिर सवाल आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया गया है, दिया है, इसमें दिया क्या है उसे ज़रूर देख लेते हैं। चलिए बताइए क्या दिया है। तो आपने समझ लिए होंगे इसमें क्या क्या चीज़ है। 3 घटक दिए गए हैं, तब हम इन घटकों को ए बी सी मानेंगे। ए बी सी संकेत दे देते हैं, इससे आसान हो जाएगा बातों को करना। तो ए है जल, बी है एसिटिक एसिड और सी है इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ये है एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, सारी चीज़ें। अब इस आधार पर यहाँ पर जो जो दिया है उसको देखें। तो इसका मतलब है WA क्या कितना दिया है, WB कितना दिया है, WC कितना है, ये भी हम लिख सकेंगे। तो ये है 12 ग्राम, 108 ग्राम, ठीक है 108 ग्राम, मैं ठीक से लिख देता हूँ, और ये 92 ग्राम। इस जगह पर और क्या दिया है आपको पता है। हाँ, अब क्या निकालना है, सबका ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करना है XA, XB, XC, घटकों का मोल अंश ज्ञात करना है, XC। अब सूत्र क्या होंगे, यहां पे चलते हैं, काम हमारा शुरू होना चाहिए। सूत्र क्या है, XA के लिए सूत्र होगा NA बाई NA प्लस NB प्लस NC। XB इज इक्वल टू होगा NB बाई NA प्लस NB प्लस NC। अब XC का मतलब क्या होगा, NC बाई NA प्लस NB प्लस NC। अब बेटा आपको हर एक NA, NB, NC का मान कैलकुलेट करना है। तो कैसे कर पाएंगे ज़रा देखें। तो हमारे पास हो जाएगा, चूंकि NA बराबर होगा WA बाई MA। यहीं पर आपके लिए थोड़ी सी बात समझने वाली है कि हम इन सब का अणुभार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर करें वो है अणुभार सबका कैलकुलेट, क्योंकि सब में ज़रूरत पड़ेगी इन सब फॉर्मूले की। तो अणुभार कैलकुलेट करने के लिए दूसरी जगह भी ले सकते हैं। फिलहाल हम MA का मान क्या होगा यहाँ पर हम लिख लें। MA मान कितना होगा, A क्या है जल, तो जल के लिए क्या होगा यहाँ पर लिख देते हैं MA, जल का हुआ 18। MB एसिटिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा 60, कैलकुलेट करके देख लीजिए, अभी बताया था मैंने। और MC कितना होगा, MC हो जाएगा कितना, बोलो, इथाइल अल्कोहल का कितना हो जाएगा, हाँ जी बोलिए, कुछ लोग बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बताएं, अब सही है 46। कैलकुलेट कर लीजिए, सारे मानों को यहाँ पर रखते हुए चलते हैं। अब बात करते हैं NA। तो WA का मान कितना है भैया, WA का मान है 12, तो 12/18 हो गया।
एन बी का मान कितना आएगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी कितना होगा 108/60 और एन सी का मान क्या होगा डब्ल्यू सी बाई एम सी इज इक्वस टू, तो यहाँ पर हो जाएगा 92/46। चलिए इन मानों को आपको रखने होंगे, तो एन ए का मान कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पर हो गया 0.66, कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका मान कितना होगा 1.8 और इसका मान कितना हो जाएगा 2। अब हमें क्या करना है एक्स ए। यहाँ पर एक काम कर लें, क्योंकि हर जगह पे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिखना है, इसलिए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी कैलकुलेट कर लें, टोटल कर लें। तो ये कितना होगा 0.66 प्लस 1.8 प्लस 2, इसका टोटल कितना हो गया बोलिए, इनका टोटल हो गया 4.46। ठीक है, अब मान रखते हैं। चलिए तो एक्स ए का मान कितना हो जाएगा, एक्स ए का मान होगा एन ए का मान कितना है 0.66 बाई 4.46। एक्स बी का मान कितना होगा ये 1.8 बाई 4.46। इसी तरह से एक्स सी का मान हो जाएगा 1.8 बाई 4.46। अब इन सारे मानों को, अब सारी बातों को कैलकुलेट कर लीजिए। तो 0.15 0.403 एंड 0 कितना आएगा बेटा, ये यहाँ पर कितना है ये 2 बाई, क्योंकि ये सी का मान एन सी का मान कितना है 2, तो 2 बाई 4.46 तो कितना हो जाएगा 4.448। इस तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबका मोल प्रभाज प्राप्त हो चुका है और सबका आंसर प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से इस आंसर की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, चलो हो गया, सबके आंसर मिल चुके हैं। एक आंसर यहाँ मिल चुका है, दूसरा आंसर यहाँ पे मिल चुका है, तीसरा आंसर यहाँ पे मिल चुका, तो सभी घटकों का मोल प्रभाज हमें प्राप्त हो चुका है। ऐसे सॉल्व करना है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, जरा देखते हैं। ये 6% यूरिया विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्प दाब क्या होगा यदि इस तापक्रम पर जल का वाष्प दाब 24 mmHg है। ठीक है, तो इसका क्या जवाब होगा बच्चों, जल्दी बोलो। देखिए आपका समय बचे ये ज़रूरी है और आप बातों को समझे ये भी ज़रूरी है। तो पहले देखो, जब क्वेश्चंस परसेंट में आते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। देखो सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, 6% यूरिया विलयन है, इसका वाष्प दाब क्या होगा पूछा है। यदि इस तापक्रम पर जल का वाष्प दाब इतना है। जब विलयन के वाष्प दाब से संबंधित बात होती है तो कुछ बातों को समझें। पहली बात इसकी सांद्रता पता होना चाहिए। यहां पर लिखा है, दिया है 6% यूरिया। 6% यूरिया का मतलब क्या हुआ, 6% यूरिया हमारे लिए बी है, विलेय है। और यूरिया के लिए यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO। NH2 अगर अणुभार की जरूरत पड़ी तो हम इसका कम यूज करेंगे। अब यहां पर जो दिया है वो कितना है, यहां पर दिखा है WB। इसका सीधा सा मतलब है 6% यूरिया का मतलब है WB 6 ग्राम है, जो कि WA प्लस WB इज इक्वल टू 100 ग्राम है। 100 ग्राम विलयन में यूरिया 6 ग्राम है। तो इस तरह से यहाँ पर WA का मान कितना होगा बेटा, WA का मान यानी विलायक का द्रव्यमान कितना होगा, यहाँ पर होगा 100 माइनस WB, W कितना 6 है यानी कि 94 ग्राम है। इतनी जानकारी ये परसेंट से पता चलता है। ज्ञात करना है, उसकी तरफ चलते हैं। ज्ञात करना है
अच्छा, कुछ चीज़ें और दी गई उसको पहले लिख लेते हैं। ये तो सारी बातें हो गई। फिर वाष्प दाब की बात करते हैं। टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, ज़रूर यूज़ करेंगे। वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब को हम PA से दर्शाएंगे। ये कितना दिया है? 24 mmHg ज्ञात करना है। यूरिया विलयन का वाष्प दाब कीजिए। तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। विलयन का वाष्प दाब का क्या मतलब होगा, इसको जरा समझेंगे। विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है, जिसको हम कहेंगे विलयन का विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब को P से दर्शाएंगे। विलयन के वाष्प दाब क्या करना है? विलयन के वाष्प दाब को हम P से दर्शाएंगे। और चूंकि विलयन में अवाष्पशील विलेय घुला हुआ है, अविलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुला होता है, यूरिया अवाष्पशील विलेय है, तब विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प दाब के बराबर रहेगा, नहीं PA के बराबर रहेगा। सो हमारे पास कुछ बातें हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिए। एक सूत्र है, वो है P0A माइनस PA बाई P0A इज इक्वल्स टू XB। यूरिया घुला हुआ है और यूरिया के लिए हमारे पास हो जाएगा XB NB बाई NA प्लस NB। अगर हम इन मानों को रखें तो हमारे पास क्या मिलेगा? अतः मिल जाएगा XB का मान मिल जाएगा WB बाई MB और यहाँ पर होगा WA बाई MA प्लस WB बाई MB। विलयन में ये समझना होगा, ये विलयन 6% है, मतलब विलयन कैसा है? तनु विलयन है। तनु विलयन में WB बाई MB का मान, ये विलयन का भाग होता है, जबकि ये पूरा का पूरा एक विलेय को दर्शाता है। में विलयन में WB बाई MB का मान नगण्य होता है। अतः हमें क्या मिलने वाला है, ज़रा देखें। XB इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा यहाँ पर, तो WB बाई MB होगा। ये वाला हट गया, इसका नगण्य हो गया, ये वाला मान नगण्य हो गया, तब हमारे पास बचा WA, ऊपर आ गया MA, इस तरह से। अब हमारे पास ये XB के मान को हम यहाँ पर रख सकते हैं। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला हो जाएगा P0A माइनस PA बाई P0A इज इक्वल्स टू XB। हमें XB के मान की तरफ जाना होगा, तो XB का मान क्या है? WB इंटू MA बाई MB इंटू WA। जो मान हमें पता है उसे हमें रखना है, जो मान हमें पता है उसे रखना है। इस जगह पे हमें ध्यान देना होगा। अब हमें क्या क्या पता है, इसको हम यहां पर रख सकते हैं। अवाष्पशील विलयन का वाष्प दाब, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना है आपको। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, कहाँ पे क्या क्या वैल्यू है वो देख लीजिएगा। आपको जल का वाष्प दाब दिया गया है, ये कहाँ पे दिया है, ये किसका है बेटा?
ये जल का वाष्प दाब, यानी कि जल के में है 24, यानी कि P0A होगा। ये वैल्यू कैसा होगा? P0A होगा। क्यों? ये क्योंकि ये शुद्ध अवस्था का है। तो हमने यहाँ पर 24 रखा, माइनस PA कैलकुलेट करना है, फिर यहाँ पर 24 होगा। यहाँ पर WB दिया है 6 ग्राम MA। अब पानी के लिए A तो पानी है ना, A तो पानी है, तो पानी का अणुभार कितना होता है? A है पानी, तो MA कितना होगा? यहाँ पर MA की बात आएगा तो MA कितना होगा? MA होगा 18। सो वैल्यू पूरा रख दें तो यहाँ पर होगा MA 18। अब MB के मान है तो B यूरिया है, तो यूरिया के लिए MB का मान कितना होगा? यहाँ पर फिर निकाल सकते हैं। तो MB इज इक्वल टू कितना आएगा? 60। कैलकुलेट करिए तो 60 हो गया ये। अब अगला बातें हैं WA। WA यहाँ पर आपको मिल रहा है ये 94। कैलकुलेट कर सकते हैं अब पूरी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ आप जब कैलकुलेट करेंगे तो पूरा वैल्यू क्या मिलने वाला है? 24 माइनस PA इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होने वाला है? यही इस पे 6 × 18 × 24 बाई 60 × 94। कैलकुलेट करके देखिए वैल्यू कितना आता है। यहाँ पर वैल्यू आएगा 0.46। अब हमारे पास हो गया PA इज इक्वल्स टू, ये इस तरफ है पॉइंट, ये माइनस है, 0.46 है, पक्षांतर करोगे माइनस हो जाएगा 24, यानी सीधे से मतलब है PA इज इक्वल्स टू 24 माइनस 0.46 हो जाएगा। तो कितना बचा अपने पास? अभी अपने पास बचा 23.54 mmHg। ये हुआ आंसर। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करना है आपको। थोड़े से लगता है ज़रूर है कि देखने पर कि कठिन होगा, पर जब आप काम करना शुरू करोगे तो कठिन नहीं होगा, सरल हो जाएगा। भले भी चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है, ये अलग बात है, पर ये है आसान बहुत ज़्यादा। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न तो बन गया। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है ये, सुक्रोज के एक विलयन में 68.4 ग्राम सुक्रोज 1000 ग्राम जल में विलेय है। इस विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। इस विलयन का क्वथनांक क्या होगा, जरा देखें। तो सबसे पहली बात है, प्रश्न को समझना जरूरी है। प्रश्न आप समझिए क्या कहता है ये। अब ये किससे संबंधित है बेटा? सुक्रोज के एक विलयन में 68.4 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम जल में घुला है। एक विलयन के बारे में बात चल रहा है। सॉल्व। सुक्रोज बी है, सुक्रोज दिया है, गिवन बी है सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब है C12H22O11 होता है। दूसरी बात, सुक्रोज का द्रव्यमान WB दिया है कितना? 68.4 ग्राम। WA भी दिया है कितने में घुला हुआ है? 1000 ग्राम जल में घुला हुआ है। अब क्या दिया है कि क्वथनांक और नयन स्थिरांक भी दे दिया गया, KB भी दे दिया गया, कितना? 0.52 केल्विन पर मोल। सारी बातें आपके पास है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? यहां पे ज्ञात करना है विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है। विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक होता है डेल्टा TB2 मान लेते हैं। विलयन के क्वथनांक को TB2 से दर्शा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें, बीच बीच में कॉल आते रहते हैं, क्या कर सकते हैं हम, है ना। तो इसका क्वथनांक कितना हुआ? डेल TB। विलयन का क्वथनांक को TB2 लिख सकते हैं चाहे तो, TB2, क्योंकि यहाँ पर दो बातें आती, TB2
क्योंकि क्वथनांक उन्नयन का मतलब क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन वाला विज्ञान लगने वाला, तो क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? TB डेल्टा TB इज इक्वल टू TB2 माइनस TB1। अब विलयन के क्वथनांक में है विलायक का क्वथनांक, यहाँ पर विलायक का क्वथनांक होगा, तो विलायक के क्वथनांक को TB1 मानेंगे। पानी का क्वथनांक कितना होगा? पानी का क्वथनांक 100 होता है अगर डिग्री सेल्सियस में लें तो इस आधार पर हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कैलकुलेट करना होगा ये, तभी हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सूत्र होता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB है 0.52 इंटू WB कितना बोला था हमने? 68.4 इंटू 1000 बाई MB कितना है? अब यहाँ पर MB की ज़रूरत पड़ेगी, सुक्रोज के साथ MB की ज़रूरत पड़ेगी। MB अणुभार, तो इस जगह पर कितना आएगा? MB आएगा 342। कैलकुलेट करने सबको आता है, सो मैं यहाँ पर AMU ये कैलकुलेट करना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप जानते हो कैलकुलेट कैसे करना है। तो क्योंकि फॉर्मूला तो दिया गया है, तो ये कितना मिला? 342 इंटू WA है, कहाँ पे है ये? WA है 1000 कट जाएगा। फॉर्मूला डेल्टा TB के साथ देखें तो डेल्टा TB की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर आया 0.104, ये अपना वैल्यू मिल गया। सूत्र हमारा क्या है? हमें ज्ञात क्या करना है? यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है, यानी कि TB2 कितना होगा? TB2 होगा, इस जगह पर ये इसके साथ पक्षांतर हो जाएगा। TB2 होगा डेल्टा, इस जगह पर TB2 होगा, इधर पक्षांतर होगा डेल्टा TB प्लस TB1, और TB1 का मतलब होगा विलायक का क्वथनांक, तो यहाँ पर हो गया 0.104 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डिग्री सेल्सियस में इतनी वैल्यू कितना हो गया? 100.104 डिग्री सेल्सियस, ये विलयन का क्वथनांक हो गया। या लिख सकते हैं केल्विन में लिखेंगे तो क्या होता है? विलयन का क्वथनांक हो जाएगा 273 प्लस कितना हो? 273 नहीं, 373। तो 373 में 0.104 जोड़ेंगे तो 104 केल्विन, ये आंसर हो गया। इस तरह से आंसर लिखा जाएगा। चलिए बेटा, तो प्रश्नों को कैसे हल करना ये पता चला। अब ये सारे प्रश्न विलयन के हैं। विलयन के बाद अगला प्रश्न हम चलते हैं, अब वो आएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस प्रश्न को देखें। चलिए क्या होगा? निम्नांकित उत्पाद प्राप्त करने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी? लिखा है गलित कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करना है। फिर लिखा है गलित Al2O3 से 50 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। ये ऐसे प्रश्न बहुत कुछ सिखाता है हमें। तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या है? पहला क्या चीज़ है? गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवेश ज्ञात करना है।
अब एक बात समझ लो कि कैल्शियम यहाँ पर है CaCl2 में, कैल्शियम है 2+ के रूप में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाएगा Cl। सिंपल सा जवाब है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, एक अगर इस जगह पर देखो तो 2 फैराडे कैल्शियम आवेश से हमें इसका अणुभार, परमाणु भार कितना होता है 40, तो 40 ग्राम प्राप्त होगा। 2 फैराडे से 40 ग्राम प्राप्त होगा। तो चूंकि 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवेश कितना लगा, 2 फैराडे प्राप्त लगता है, 2 फैराडे चाहिए। तो 1 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कितना लगेगा, तो 2 बटा कितना 40 ग्राम के लिए है ना, 40 ग्राम के लिए इतना ज़रूरत पड़ती, तो 20 ग्राम के लिए पता लगा। तो इसमें कितना हुआ 2 बटा 40, इसलिए 20 ग्राम के लिए कितना फैराडे लगेगा 20 ग्राम के लिए, तो हमारे पास होगा 2 बटा 40 गुणा 20, ऐसा होगा। ठीक है, तो कितना हो गया बताओ, तो ये 2 20 से कम 20 दोनों, यानी 2 बटा 2 यानी कि कितना हुआ 1 फैराडे लेगा। 1 फैराडे मतलब कितना हुआ, चूंकि 1 फैराडे इज इक्वल्स टू होता है 96,500 कूलम। अतः हो गया, अतः 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए 96,500 कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, इससे हमें कितना प्राप्त करना है। चलो दूसरे प्रश्न की तरफ भी चलते हैं। गलित Al2O3 से 50 ग्राम Al प्राप्त करने के लिए आवेश यहां पर समझना है कितना लगेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेम तरह से सॉल्व करना है। तो यहां पर देखना, यहां पर Al है Al3+ के रूप में, और इसे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब Al बनेगा। तो आवेश होगा 3 फैराडे के लिए, इसका परमाणु भार होता है 27। कैल्शियम के लिए आप याद किए होंगे, कैल्शियम 20-40, तो 20-40 इसका परमाणु भार हुआ। एल्यूमिनियम के लिए आप याद किए हो 13-27 इसका परमाणु भार होगा, तो यहां पर होगा 27 ग्राम। 3 के लिए 27 ग्राम। तो यहां पर फिर वही काम करें, चूंकि 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवेश कितना लग रहा है ये चेक कर लो। आवेश लगेगा 3 फैराडे, तो 1 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवेश कितना लगेगा, तो हो जाएगा 3/27। अतः 50 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितना लगेगा, 3/27 गुणा 50, 27 9 दिया 27, तो 1/50/9, 50/9 मतलब
4 दशमलव कुछ आएगा। अच्छा 5 बढ़ जाएगा, 5.555, तो कितना 5.555 है ना, 5 बार, तो 5.55 ग्राम। सर 5 क्या होगा, ग्राम नहीं है, कूलाम होगा, फैराडे होगा। ये इतना फैराडे लगेगा। अब आपने ये पढ़ा है कि चूंकि 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम, अतः 5.55 फैराडे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कूलाम कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर फैराडे कितना लगेगा, 5.55 गुणा 96,500 कूलाम। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मिल रहा है 536.11। इसको ये कूलाम हो गया। अब इसी को मैं 1 2 3 कर दूं तो 536.111 किलो कूलाम हो जाएगा। ये लीजिए, यही आंसर है। इतने आवेश की आवश्यकता होगी। चलिए अब आगे चलता हूं। ये एक प्रश्न है, इसका क्या जवाब होगा। तो ये एक प्रश्न आपने समझ लिया होगा, इसका जवाब क्या होना चाहिए, चलिए बताइए जल्दी से। लिखा है CuSO4 के विलयन को 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है, तो कॉपर कितना मुक्त होगा। सीधा सा आंसर है। सॉल्व करते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम दिया है, एम्पियर वैल्यू, आई वैल्यू 1.5 एम्पियर विद्युत धारा, ठीक है। और लिखा है टाइम 10 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो तो 10 इंटू 60, तो इसका मतलब है 600 सेकंड, इतना हो गया। अब ज्ञात क्या करना है उसको देखिए। ज्ञात करना है मुक्त Cu का द्रव्यमान W। अब सूत्र क्या होगा बेटा, सूत्र होगा फैराडे के प्रथम नियम से, W इज इक्वल्स टू क्या होगा, ZIT, और Z का मतलब होता है E/F। Z बराबर होता है E/F, और F का मतलब भी आप जानते हो क्या होता है, 96,500। सब मिलाकर के मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँ तो मुझे मिलेगा E/96,500 इंटू I इंटू T, जो वैल्यू है पुट कर दें। E है तुल्यांकी भार, और कॉपर का तुल्यांकी भार क्या होगा ये भी अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं। चलिए, कॉपर का तुल्यांकी भार होगा कॉपर का अणुभार बटा Cu का अणुभार बटा 2, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या कॉपर का कितना होता है, Cu पर 2+ आता है, इसलिए 2 से भाग देना पड़ेगा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इसका अणुभार लिखना है, तो अणुभार कितना हो, 63.5 बाई 2, यानी कितना मिल गया हमें, इसका मिल गया 31.75। तब हम इस वैल्यू को यहाँ पर रख दें
तो हो गया W इज इक्वल्स टू 31.75 गुणा I कितना लिखा 1.5 इंटू T कितना हुआ 600 बाय 96,500 कैलकुलेट कर लीजिए। W की वैल्यू मिल गया, W की वैल्यू हो जाती है 0.296 ग्राम। ये आंसर है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपको कराया गया है, कुछ न्यूमेरिकल्स आज कराया गया, इसके बाद का न्यूमेरिकल्स जो है यानी कि चैप्टर 1 और 2 के कुछ कराया गया, चैप्टर 2 और 3 के कुछ न्यूमेरिकल्स और करा दिया जाएगा अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।